एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट के पीवाईक्यू सेशन पर चर्चा कर रहे हैं, यानी विगत वर्षों में यूजीसी नेट के जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स में पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ चर्चा में लाते हैं। ठीक है, ये सेगमेंट वाइज हमने शुरू किया है। हम सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम अगले सेगमेंट पर बढ़ेंगे, चाहे वह भूविज्ञान, चाहे वह समुद्र विज्ञान हो या फिर जलवायु विज्ञान हो, नेक्स्ट सेगमेंट वही होगा। ठीक है, अब इस सेशन के भीतर जो हम प्रश्न शामिल करते हैं विगत वर्षों के जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है, और जियोमॉर्फोलॉजी से पूछे गए इन प्रश्नों में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या इंपॉर्टेंट तथ्य है, इन पर हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। यदि आप इन टॉपिक्स के किसी खास कंसेप्ट को जानना चाहते हैं तो सेशन में ही हम ये भी बता देते हैं कि दृष्टि टीचिंग एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। आप डिटेल से वहां से पढ़ सकते हैं ताकि आपको उस पूरे जो टॉपिक पूछा गया है उसका कंसेप्ट पता हो, उससे रिलेटेड और भी जितने भी फैक्ट हैं वो आप वहां देख लें, पढ़ लें और समझ लें। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। प्रश्न है, झीलमाला ठेठ रूप से किसकी विशेषताएं हैं? ठीक है, झीलमाला झीलों की माला के रूप में। ठीक है, अब झीलमाला ठेठ रूप से किसकी विशेषताएं हैं प्रश्न में पूछा गया है। झीलमाला को हम किस नाम से जानते हैं ये भी हमने हमारे प्रीवियस सेशन में चर्चा में लाया था, पेटरनास्टर झील से। पेटरनास्टर झील, ठीक है, पेटरनास्टर झील से रिलेटेड इससे पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं यूजीसी नेट के एग्जाम्स में। पेटरनास्टर झील को ही कई बार झीलमाला या झीलों की माला कहा जाता है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है लावा मैदान, ऑप्शन बी है गिरिपद यानी पिडमोंट, ऑप्शन सी है मरुस्थल और ऑप्शन डी है हिमानी द्रोणिका। यह प्रश्न जून 2014 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, यानी यूजीसी नेट का जो 2014 में जून वाले सेशन में एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए, जब भी पेटरनास्टर झील के बारे में प्रश्न पूछा जाए, झीलमाला के बारे में प्रश्न पूछा जाए, आपको यहाँ तुरंत आंसर में लगाना है हिमानी द्वारा। हिमानी द्वारा निर्मित जो झीलें हैं उसे ही हम झीलमाला या पेटरनास्टर झील कहते हैं। अब आप यहाँ पूछेंगे कि हिमानी द्वारा इन झीलों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, देखिए, जब हिमनद या हिमानी, ठीक है, ये इनका एक पूरा बंच होता है हिमानी का, हिमनद का। ये कहां पर है? ये पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि ये हिमानी का पूरा बंच है। ये हिमानी या हिमनद एक स्थान से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से, दाब की वजह से आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना, आगे की ओर। लेकिन ये बहुत धीरे से बढ़ते हैं, बहुत धीमी इनकी जो गति है वो बहुत तीव्र नहीं होती है, धीमी होती है, मंद होती है। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से, दाब की वजह से जो हिमानी है, हिमनद पूरा ये क्षेत्र है, ये क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, आगे की ओर बढ़ता है। ध्यान रखें, पेटरनास्टर झील हिमानी की अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित झील है। हिमानी की अपर्दन क्रिया यानी जो यहाँ पर हिमनद है, ये हिमनद आगे की ओर बढ़ेगा, मूव करेगा, और इस हिमनद से कई सहायक हिमनद आकर मिलेंगे। जैसे सहायक हिमनद आकर मिलेंगे, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर मिला, अब यहाँ पर बर्फ की मात्रा बढ़ गई, हिमनद में हिम की मात्रा बढ़ गई, अब ये थोड़ा सा नीचे झुकेगा, फिर आगे बढ़ा, यहाँ पर हिमनद मिल गया, ठीक है, यहाँ बर्फ की मात्रा बढ़ गई इसकी। अब जैसे ही बर्फ की मात्रा बढ़ी, अपर्दन की तीव्रता भी बढ़ जाती है। अपर्दन की तीव्रता बढ़ने से, अपर्दन की तीव्रता बढ़ते क्रम में क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से सोपान क्रम के रूप में बन जाते हैं। सोपान क्रम के रूप में ये हिमनद भी आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय के बाद कालांतर में ये बर्फ पिघलती है। बर्फ के पिघलने की वजह से इन सोपानों में जो गर्त मौजूद है, इन गर्त में जल भरा रहता है, और इन गर्तों में जो है जल भरा है, इसे ही कहा जाता है पेटरनास्टर झील, इसे ही कहा जाता है झीलमाला। ध्यान रखिएगा, तो झीलमाला ठेठ रूप से किसकी विशेषताएं हैं? हिमानी द्रोणिका की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ये हिमानी द्रोणिका की
विशेषताएं हैं, ध्यान रखें। तो अपर्दन क्रिया के द्वारा जो ये सीढ़ी नुमा संरचना बनी, इस सीढ़ी नुमा संरचना में जो गर्त होते हैं, इन गर्तों में जो जल भर जाता है हिमानी के पिघलन के द्वारा, या पिघलने के बाद उसके माध्यम से जो झील बनती है उसे झीलमाला कहते हैं या उसे पेटरनास्टर झील कहा जाता है। गिरिपथ या पेडिमेंट के माध्यम से लास्ट में जो जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें आप गिरिपथ प्रकार की झील कह सकते हैं। यदि हम लावा मैदान की बात करें तो ज्वालामुखी जब वो बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाता है, लावा ऊपर की ओर होता है, ये ठंडा भी होता है, फिर उसके ठंडा होने के बाद जल ऊपर की ओर आएगा, यदि जल भर गया तो उसे झील कहेंगे, और ये मैदान के रूप में यदि लावा हुआ तो उसे लावा मैदान कहते हैं। ठीक ऐसे ही मरुस्थल भी। ध्यान रखें, जब भी पेटरनास्टर शब्द आता है उसे आपको हिमानी से कनेक्ट करके देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हिमीय अपर्दन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, फिर हिमीय अपर्दन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्पाटन, ऑप्शन बी है जलीय क्रिया, ऑप्शन सी है अपवाहन और ऑप्शन डी है संक्षारण। यह प्रश्न नेट जेआरएफ के एग्जाम में जून 2014 वाले सेशन में ही पूछा गया था। ये ध्यान रखना है, कई बार आप प्रश्नों को ऐसे भी हल कर सकते हैं कि आप उसमें देखिए कि क्या चीजें उससे संबंधित नहीं है। जैसे यदि हम इस प्रश्न में देखें, हम देखेंगे जो अपवाहन है, अपवाहन यानी नदियों का सरिताओं के रूप में बहना, ना छोटी छोटी झीलों के रूप में आगे की ओर बढ़ना, खासकर सरिताओं के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहना, हम इसे अपवाहन कहते हैं, है ना। इसे हम सब जानते भी हैं। तो आप इसी से समझ जाएंगे कि अपवाहन तो इस प्रश्न में शामिल नहीं होगा, क्योंकि इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, हिमीय अपर्दन। जहां हिमानी हो उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उन्हें हम यहाँ चर्चा में लाएंगे। जब हिमीय अपर्दन से जुड़ी हुई चीजें पूछी जा रही हैं, इसका मतलब कि जल से जुड़ी है, नदी से जुड़ी है। हिमीय अपर्दन से कोई चीज पूछी जा रही है, इसका मतलब जल से या नदी से जुड़ी हुई नहीं होगी। पहले हिमनद की बात की जाएगी, नदी से जुड़ी होगी तो वह अपवाहन होगा, ठीक है। यदि नदियों का सरिताओं के रूप में बहना, ये अपवाहन है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी बहती हुई जलधाराओं के रूप में आगे जा रही है, सरिताओं के रूप में आगे जा रही है, नालों के रूप में आगे जा रही है, तो इस पूरी क्रिया को हम अपवाहन कहते हैं। ये नदी से संबंधित है, तो यहाँ पर हिम वाला सेशन, यदि हम हिम से जुड़े या रिलेटेड चीज की बात करें तो इसमें अपवाहन शामिल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर जलीय क्रिया की बात यदि की जाए तो जलीय क्रिया भी जल के माध्यम से जो आगे की ओर अपर्दन होता है उसे हम जलीय क्रिया में शामिल करते हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ जलीय क्रिया भी इसके भीतर शामिल नहीं होगा। ठीक ऐसे ही संचारण भी जल से जुड़ा हुआ है, रासायनिक जो अपर्दन है उससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी इसमें शामिल नहीं होगा। यहाँ बचता क्या है, उत्पाटन। तो ध्यान रखें, जो हिमीय अपर्दन है उसमें उत्पाटन एक जुड़ा हुआ, उससे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। उत्पाटन के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब जब बात की जाएगी हिमीय की, हिमानी मतलब बर्फ की नदी, हिमानी मतलब क्या होगा, इसका मतलब है हिम की नदी, हिम की नदी। इसके लिए ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हिमानी या हिमनद। अब ध्यान रखें, जब हम हिमानी की बात करेंगे, हिमनद की बात करेंगे, तो हिमनद क्या होगा, हमने अभी बात की थी कि हिमनद गुरुत्वाकर्षण और दाब के प्रभाव की वजह से, गुरुत्वाकर्षण और दाब, इन दोनों के प्रभाव की वजह से बहुत तीव्र गति, बहुत मंद गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे बढ़ता है, और इसी के बढ़ने के क्रम में अपर्दन की क्रिया भी होती है। जब हिमानी दाब के प्रभाव से बढ़ा नीचे की ओर, तो जो चट्टानें उसके नीचे हैं, इन चट्टानों में अपर्दन होगा, और चट्टानों में अपर्दन की वजह से ये चट्टानें टुकड़ों में टूट जाएंगी, टुकड़ों में विभाजित हो जाएंगी। टुकड़े अपर्दित होकर हिमानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे बढ़ते हैं, और इसी क्रिया में ध्यान रखेंगे, इसी में तुषार क्रिया तथा उत्पाटन की जब हम बात करेंगे तो इसके माध्यम से ही छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखें, जब उत्पाटन पूछा जाए कि उत्पाटन क्या है, क्योंकि हो सकता है उत्पाटन पर भी प्रश्न फ्रेम कर लिया जाए यूजीसी द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हिमानी द्वारा दाब के प्रभाव से चट्टानों को तोड़ने की प्रक्रिया को उत्पाटन कहते हैं, ठीक है। तो हिमानी द्वारा एक तो दाब के प्रभाव से चट्टानों के तोड़ने की प्रक्रिया, चट्टानों को तोड़ने की प्रक्रिया इट्स कॉल्ड उत्पाटन, उत्पाटन कहलाती है।
उत्पाटन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डेविस के साथ असहमत होते समय क्रिकमे ने किस शब्द के साथ पेनिप्लेन यानी स्थलीय प्राय को प्रतिस्थापित किया था? इस प्रश्न को हमने कई बार सॉल्व किया है। इसका मतलब आप समझिए यूजीसी नेट के प्रश्नों की पुनरावृत्ति की कितनी बड़ी यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं पूरी चेन है। आप भी समझिए कि क्रिकमे और डेविस की पेनिप्लेन शब्द डेविस का है, पेनिप्लेन शब्द क्रिकमे ने दिया। डेविस ने जब 1899 के आसपास अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसके बाद कई सारे जर्मन भूगोलवेत्ता आए जिन्होंने उनकी आलोचनाएं की, उनमें पेंक भी शामिल है। पेंक आगे बढ़ते हैं और उन्होंने उनकी जो भी आलोचनाएं थी उसके बारे में अपना कुछ अलग प्रतिपादन प्रस्तुत किया। उसमें क्रिकमे भी आते हैं। 1933 के आसपास क्रिकमे ने डेविस के जो समप्राय मैदान के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ था पेनिप्लेन, उस पेनिप्लेन शब्द को रिप्लेस किया एक शब्द से जिसका नाम है पेनिप्लेन। ध्यान रखिएगा। डेविस ने बताया कि किसी भी स्थलाकृति की अंतिम अवस्था में जो समप्राय मैदान प्राप्त होता है उसे हम पेनिप्लेन कहेंगे, और इसी के लिए क्रिकमे आगे बढ़ते हैं और उन्होंने कहा कि डेविस ने जो शब्द पेनिप्लेन यूज किया था समप्राय मैदान के लिए, उसकी जगह पर हम पेनिप्लेन शब्द यूज करेंगे। और उन्होंने आगे बाढ़ के मैदानों की संकल्पनाओं की स्थितियों के बारे में भी चर्चा की। ठीक है, तो ध्यान रखें क्रिकमे ने पेनिप्लेन शब्द दिया किसके स्थान पर, डेविस के पेनिप्लेन शब्द के स्थान पर। तो ध्यान रखना है पेनिप्लेन शब्द कहां से रिप्लेस हुआ, पेनिप्लेन से रिप्लेस हुआ, ऑप्शन बी। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पेनिप्लेन शब्द है ये शब्द दिया था डेविस ने अपने अपर्दन चक्र में, भौगोलिक चक्र में। ठीक है, भौगोलिक चक्र में जो कि अपर्दन से जुड़े हुए हैं, जिनमें 3 अवस्थाओं के बारे में उन्होंने चर्चा की है। फिर आता है पेनिप्लेन शब्द, माफ कीजिएगा, पेनिप्लेन शब्द दिया था किसने, ध्यान रखें, क्रिकमे ने। ठीक है, अब आप बताइए मुझे कि पेडिप्लेन शब्द किसने दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है और हमने इससे पहले इसके बारे में चर्चा की है, इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जवाब जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। देखिए, जब भी सूची वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, सुमेलन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो समझिए कि इसमें तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपको किसी भी वैज्ञानिक के बारे में, चाहे वह भूगोलवेत्ता हो, चाहे उसने कोई सिद्धांत दिए हो, कुछ भी, आपको उसके सिद्धांत के बारे में, उसके सिद्धांत की पुस्तक के बारे में कि किस पुस्तक में, किस पत्रिका में, जहां भी उसने प्रकाशित किया, और प्रकाशन का वर्ष, साथ में उस प्रकाशन में या उस सिद्धांत में कौन सी लाइनें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिससे पूरा सिद्धांत पता चलता है, वे लाइन आपको याद करना है। वे सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सूची 1 सूची 2 को आप ध्यान से देखिए और सुमेलन, इसका सही सुमेलन आपको बताना है। जरूरी क्या है, यदि आपको पता है तो आप इसे सही आंसर से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं पता तो आप यहाँ पर गलत हो जाएंगे। कम से कम 2 फैक्ट आपको यहाँ पता होने ही चाहिए ताकि आप एक अनुमान लगा पाए कि मान लीजिए आपको 1 या 2 नहीं आते हैं तो भी एलिमिनेशन के मेथड से आप देख पाएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ठीक है, जैसे हम बात करें यदि इसकी कि 2 चक्रीय सिद्धांत किसने दिया था, हम सभी जानते हैं जो 2 चक्रीय सिद्धांत है वह जो चूना पत्थर की गुफाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। चूना पत्थर की गुफाओं के संबंध में डेविस ने अपना 2 चक्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें उसने कहा कि सबसे पहले गुफाओं के लिए खाली स्थान बनता है, उसके बाद जो जल है, भौम जल है, उसके माध्यम से ही उन्होंने इसके बारे में चर्चा की, और उसके बाद फिर चूना पत्थर की जो गुफाएं हैं पूरी सिस्टमैटिकली वे बनती हैं, इसलिए इसे 2 चक्रीय सिद्धांत वे कहते हैं। डेविस के 2 चक्रीय सिद्धांत की बहुत चर्चा हुई है, ध्यान रखें। चूना पत्थर, लाइमस्टोन नामक एक उनकी उस समय प्रकाशन हुई थी पुस्तक, और उसमें उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। ध्यान रखिएगा कि जो 2 चक्रीय सिद्धांत है फिर डेविस से ही जुड़ा हुआ है, डेविस से ही संबंधित है। जब हम बात करते हैं जल स्तर सिद्धांत की, जल स्तर सिद्धांत, जल में जो जल ऊपर आता है, सतह पर बारिश होती है, वे गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से नीचे की ओर भूमिगत जल में थोड़ी मात्रा उसके नीचे चली जाती है। इसे दिया था, आप ध्यान रखें, स्वीनटर्न ने। ठीक है, तो जब जल स्तर सिद्धांत की बात आती है तो स्वीनटर्न इसमें
शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्थैतिक जलखंड सिद्धांत की यदि बात करें, स्थैतिक जलखंड सिद्धांत के बारे में गार्डनर ने बताया था और अतिक्रमण सिद्धांत के बारे में मेलेट ने बताया था। तो ये सुमेलन यहाँ पर देखते हैं क्या है, 1 नंबर है, जल स्तर सिद्धांत 4 नंबर है, स्थैतिक जलखंड सिद्धांत 2 नंबर है, अतिक्रमण सिद्धांत नंबर 3 है। 1 4 2 3 देखिए कहां पर है, 1 तो 2 ही में है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये और ये में से कोई एक आंसर होगा। 1 4 2 3 ऑप्शन ए, 1 4 2 3 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये प्रश्न भी जून 2014 के सेशन में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ भी यही बात लागू होगी। यदि आपको फैक्ट के आधार पर कुछ इंफॉर्मेशन पता है तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। सूची 1 में आपके सामने अवधारणा और सिद्धांत दी गई हैं। सूची 2 में प्रतिपादक दिए गए हैं, यानी अवधारणाएं या ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं आधार तल की, आधार तल का जो सिद्धांत है वह किसी नदी की अपरदन की सबसे निम्नतम सीमा है, यानी इसके बाद अब नदी अपरदन नहीं कर सकेगी। तो जब आधार तल सिद्धांत के बारे में चर्चा आती है, देखिए नदी की अपरदन की सबसे निम्नतम सीमा की बस अब इसके बाद आधार तल यही है, इसके बाद नदी अपरदन नहीं कर सकती। समुद्र भी इसी चीज तक की, यहीं तक की परमिशन देता है कि कोई नदी बस यहीं तक ही अपरदन कर पाएगी। आधार तल का सिद्धांत पावेल ने दिया था, हमने हमारे पिछले सेशन में भी इस पर डिटेल से चर्चा की है। तो आज इतना ही समझिए अभी कि आधार तल का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, जेडब्ल्यू पावेल से जुड़ा हुआ है। समानांतर निवर्तन का सिद्धांत, समानांतर निवर्तन पीछे हटना, जब पर्वतीय क्षेत्रों से बहुत बड़ी मात्रा में अपरदन होगा, अपरदन के क्रम में क्या होगा, पेडिमेंट आगे की ओर बढ़ेगा, पेडिमेंट आगे की ओर बढ़ता है, पर्वत में अपरदन होगा, पर्वत पीछे की ओर जाएगा, पेडिमेंट आगे की ओर बढ़ेगा, आगे जाकर मैदानों का निर्माण होता है। तो जो ये समानांतर अपरदन की निवर्तन की बात आती है, ये सिद्धांत पेंक ने दिया था, है ना। हमने डेविस चक्र के बाद ढाल के सिद्धांत के बारे में चर्चा की, ढाल निवर्तन का सिद्धांत पढ़ा था। तो यहाँ पर जो ये समानांतर निवर्तन है ये पेंक के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा पेंक। ठीक है, अब अपरदन चक्र आता है। अपरदन चक्र के सिद्धांत के प्रतिपादक बिल्कुल सबसे शुरुआती समय में डेविस ने अपरदन चक्र सिद्धांत के बारे में बताया है। इसकी 3 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने चर्चा भी की है और ये भी हमने कम से कम 5 से 7 बार तो पढ़ ही लिया होगा। तो हमें पता है कि अपरदन चक्र किससे जुड़ा हुआ है, WM डेविस से जुड़ा हुआ है। अंत में बचता है धारा दक्षता और क्षमता, तो ये GK गिलबर्ट का सिद्धांत है। ठीक है, अब इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें, आधार तल नंबर 3, समानांतर निवर्तन नंबर 2, अपरदन चक्र नंबर 4, धारा दक्षता और क्षमता नंबर 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1। इस प्रश्न में देखिए 3 2 वाला आपके एक तो D हटा दीजिए, B हटा दीजिए, 3 से ये शुरू है, 3 2 4 1 ऑप्शन 1, 3 2 4 1 ऑप्शन 1 इस प्रश्न का सही जवाब है। हम सभी जानते हैं कि GK गिलबर्ट ने पेडिमेंट शब्द का इस्तेमाल किया था। ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी ढाल निवर्तन की बात की जाएगी या बात की जाएगी समानांतर निवर्तन की, तो ये सिद्धांत किसने दिया था, पेंक ने दिया था। जब हम गिलबर्ट की बात करते हैं तो गिलबर्ट जल धाराओं के माध्यम से, उनके पार्श्विक अपरदन के माध्यम से जो पेडिमेंट का निर्माण होता है उसके बारे में चर्चा वो करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, हमने इसके बारे में डिटेल से अलग अलग सेगमेंट में चर्चा कर रखी है। इसके अलावा जो पिछले सेशन में मैंने प्रश्न पूछा है, पिछले प्रश्न में आपसे मैंने प्रश्न पूछा है, पेडिमेंट शब्द किसने इस्तेमाल किया था, पेडिप्लेन शब्द किसने इस्तेमाल किया था। हमने पेनिप्लेन के बारे में पढ़ा है, पेनप्लेन के बारे में पढ़ा है, एक और शब्द आता है इसी क्रम में पेडिप्लेन। पेडिप्लेन के बारे में बताइए कि किसने बताया है और ईयर भी बताइएगा, क्योंकि हमने ईयर के बारे में भी चर्चा की है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं कुछ खास और नए प्रश्नों के साथ अगले सेशन में। आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।